प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सब सकुशल होंगे। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ गद्य पाठ प्रेमचंद और उनकी कहानी नमक के दरोगा के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का स्थान। प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लमही ग्राम, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये उनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 भाग, गुप्त धन ये इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा का विकास क्रम विभाजन प्रेमचंद्र को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग या प्रेमचंद पूर्व युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनकी आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुनी गई है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है। जैसे पंच परमेश्वर कहानी, सेवा सदन उपन्यास सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की घड़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ ली गई कहानी नमक का दरोगा, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने के में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी में इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई नज़र आने लगती है उपन्यास शीर्षक निबंध से। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। आइए नमक का दरोगा इस कहानी के बारे में देखते हैं। इस कहानी का सारांश हम आपको बता दे रहे हैं। यह कहानी आपको स्वयं पढ़नी है। चलिए पाठ का सारांश देखते हैं। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक कर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग बना दिया गया। क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, धोखाधड़ी का सूत्रपात हो गया था और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक रहने लगे और पटवारीगिरी तथा वकीली जैसे सर्वसम्मानित पद को छोड़कर भी नमक के दरोगा पर आने की कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी मचलाने लगा। मुंशी बंशीधर का दरोगा बनना। कहानी के नायक मुंशी बंशीधर, जो पढ़ लिख कर अब नौकरी के लिए तैयार हो गए थे, उनके पिता का मानना था कि घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और बिगड़ती जा रही है और अब उन्हें कमाना चाहिए। बंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष होना मतलब नदी के किनारे का वृक्ष, जो नदी के तेज बहाव के कारण धीरे धीरे उसकी जड़ों की मिट्टी खिसकती जाती है और वह पेड़ कब गिर पड़े इसकी कोई समय सीमा नहीं है, अर्थात तो वह जल्दी ही गिर सकता है। कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे पद पर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सौभाग्य से बंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा के पद पर लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को बहुत खुशी हुई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। मुंशी बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा।
आगे देखिए, मुंशी बंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि गाड़ियों पर नमक लदा था। वे गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपी दीन की थी, जो लाखों रुपयों की लेन देन करते थे। पंडित आलोपी दीन की गिरफ्तारी। पंडित आलोपी दीन अपने सजील रथ से ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर उन्हें दी। पंडित आलोपी दीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता से जान से पान खाकर व लिहाफ ओढ़ कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। बंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर पंडित आलोपी दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहे थे। फिर आलोपी दीन ने सोचा कि नया लड़का है। दीन भाव से बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु बंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आलोपी दीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पंडित आलोपी दीन के प्रति पक्षपातपूर्ण न्याय। सुबह तक हर जबान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। पंडितों अदालत में सभी पंडित आलोपी दीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि आलोपी दीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है तथा वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। मुंशी बंशीधर को नौकरी से निकालना। बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के 1 सप्ताह बाद ही बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए। साथ ही माँ और पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। बंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज ने बंशीधर को अपमानित किया। पंडित आलोपी दीन का प्रस्ताव। बंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने
पंडित अलोपी दीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलोपी दीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसा धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने बंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में ले लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया है। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ। आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त मिलेंगे। मुंशी वंशीधर की विनम्रता और कृतज्ञता। सेठ अलोपी दीन के हृदय की विशालता और गुणग्राहकता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सेठ अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है, न विद्वत्ता, न मर्मज्ञता की चाह। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हुए हाथों और भक्तिभाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। यह रहा आपका पाठ, और इस पाठ को आप पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।